हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 से रिलेटेड यह प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग जो है शिक्षा शास्त्र से संबंधित यानी डीएलएड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर पहला है कि विद्यार्थी में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, यानी विद्यार्थियों के अंदर जो है नेतृत्व के गुणों का विकास क्यों किया जाता है। तो इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर यह है कि विद्यार्थियों के अंदर जो है वो नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है ताकि उसके व्यक्तित्व का यानी उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा। जब भी हम लोग विद्यालय में बच्चों के ऊपर जब ये करते हैं तो यहाँ बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट जरूरी होता है, उसका सर्वांगीण विकास हो, उसमें जो है पढ़ाई से संबंध लेकर के खेल और उसके नेतृत्व भावनाओं को भी विकास करना ये हमारा कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि छात्रों में अगर अनुशासनहीनता है तो उसके निराकरण का श्रेष्ठ उपाय कौन सा है, सबसे बढ़िया उपाय कौन सा है। तो अगर बच्चों के अंदर अनुशासनहीनता आ रही है, डिसिप्लिन नहीं है, तो उसको दूर करने का, उसको निराकरण करने का जो सबसे बेहतरीन उपाय है वो ये है कि हम छात्रों से संपर्क स्थापित करेंगे और उसके कारण को मालूम करेंगे कि बच्चे आखिर क्यों डिसिप्लिन में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, यानी यह कथन जो है मेंकेन का है, रूसो, अरस्तु या जॉन लॉक का है। तो इस प्रश्न का तीसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर एक, ये मेंकेन का कथन है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सेट है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है, जो शिक्षा पूरा करने से पहले विद्यालय छोड़ जाते हैं उनके लिए है, उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय नहीं जाते हैं, तथा उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के कोई काम में संलग्न हो जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा जो है इन सभी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस चौथा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। यानी पांचवा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में जो है हम संसार के उद्देश्य निर्देशित करेंगे, संचार का उद्देश्य निर्देशित करेंगे, माध्यम का चयन करेंगे, मूल्यांकन की योजना बनाएंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि इसके उद्देश्य जो है उसे हम लोग निर्देशित करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कक्षा की भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। तो जो अच्छे अधिगम प्रतिफल के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो ये है कि कक्षा का जो भौतिक वातावरण है वो बच्चों के लिए सही हो ताकि जो है अधिगम प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, ये दोनों जब होंगे तो उस प्लस कक्षा में जो है ये स्वच्छ वायु का प्रवेश होना चाहिए, प्रॉपर जो है लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इससे भौतिक वातावरण जो है कक्षा का बेहतर हो पाएगा। अगले प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कक्षा के शोरगुल को नियंत्रण रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। तो अगर कक्षा में शोरगुल हो रहा है तो उसे नियंत्रण करने के लिए हम वहां पर क्या करते हैं कि इस पर अपने जो है शिक्षण पद्धति में बदलाव करते हैं, बच्चों को जो है ये स्वयं करके सीखने का मौका देने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड जब हम टीचिंग वहां पर शुरू करते हैं तो बच्चे जो है शोरगुल करना छोड़ करके सभी अपने अपने कार्य में मशगूल होते हैं। यानी हमको ये कहना है कि शोरगुल की परवाह किए बिना हमको शिक्षण प्रारंभ करना है। और किस प्रकार का, तो चाइल्ड सेंटर्ड, जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखने का होगा तो फिर बच्चा शोरगुल के बजाय जो है वो करने में जो है व्यस्त होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। शिक्षा में जो प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक है किलपैट्रिक है,
पेस्टोलॉजी है, विलियम जोन्स है या फिर जॉन डीवी है। तो इस 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि विलियम जेम्स जो है शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस से क्या बेनिफिट्स है। तो अभ्यास से जो सबसे अधिक बेनिफिट्स मिलता है वो ये है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उसको ट्रेनिंग मिलता है बार बार अभ्यास करने से। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 9वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कक्षा में आप कैसा प्रश्न करना पसंद करेंगे। यानी एक शिक्षक के रूप में आप जो है जब कक्ष में जाएंगे तो किस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे जी। तो 10वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो एक शिक्षक के रूप में जब आप कक्ष में जाएंगे तो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ विचार करना पड़े, कुछ सोचना पड़े, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 10वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिक्षा की जो खेल विधि है यानी टीचिंग का जो खेल के साथ सिखाने की जो तरीका है यह इसका सही अर्थ क्या है। तो इस 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो खेल विधि है यानी खेल की क्रियाओं के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करना है। अर्थात 11वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग है, जो छात्र केंद्रित शिक्षण है, इसमें क्या इसका मतलब आशय है, क्या इससे ये है। तो इसमें यह आशय है कि प्रत्येक छात्रों की आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना है और बच्चों को उन्हें करके सीखने पर जो है जोर देना है, ताकि बच्चे जब कोई कार्य को करके स्वयं करके सीखते हैं तो फिर वह बेहतर सीख पाते हैं। प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताओं का उसमें ध्यान रख के हमें यह कार्य को करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है। अगर किसी बच्चे को प्रभावित करना है तो उसके लिए जो है हमको क्या है कि प्रधानाचार्य से हम जो है सहयोग लेंगे, या फिर बच्चों को डराएंगे, या फिर उनके अपने विद्वता का प्रदर्शन करेंगे, या अपना एक आदर्श आचरण उनके पास अपना जो है एक आइडियल कैरेक्टर पेश करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि हम जब अपना आइडियल कैरेक्टर बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे फिर हमारे कैरेक्टर से जो है प्रभावित होंगे, और ये सबसे बेहतर तरीका है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए वह हमेशा क्या होना चाहिए, तो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इस प्रकार इसका 14वां का शिक्षण छात्र केंद्रित हो, ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं करूंगा किसका प्रतीक है। यानी मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा, ये नकारात्मक वाक्य जो है यह किस बात का प्रतीक है। इस 15वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की अपने आप की अक्षमता का। यानी अगर बच्चा ये कह रहा है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे या हमसे यह प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसमें यह बताता है कि उस बच्चे के अंदर क्या है कि अक्षमता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम नहीं समझ पा रहा है। तो फिर हमें क्या करना है कि उसका जो है कारण पता करना है और फिर उसे सहयोग करना है। क्योंकि टीचर जो है, एक शिक्षक जो है फैसिलिटेटर होते हैं, हमेशा बच्चों के मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है किसी कार्य को करने से, तो फिर वहां पर हमें उसकी आवश्यकता है कि हम उसे कारण को पता करके और उसका जो है सॉल्यूशन बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बालक जन्मजात क्रियाशील होते हैं, यानी बच्चे जब पैदा होते हैं तभी से क्रियाशील होते हैं, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। तो किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? बच्चे चूंकि जन्मजात क्रियाशील होते हैं, हम सभी जानते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे ये सारे जो है, तो यहाँ पर हमें क्या है कि जो क्रियाशील बच्चे हैं तो उन्हें हमें क्या करना है कि और जो है प्रेरित करना है, किसके लिए? ताकि वो कुछ रचनात्मक कार्य कर सके, इसके लिए हमें बच्चों को प्रेरित करते रहना है। तो 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसे क्या कहेंगे। यानी शिशु, यहाँ पर बालक कहिए कि शिशु जो है वो 0 से 2 वर्ष के बच्चों को शिशु कहा जाता है, और विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो 6 वर्ष से विद्यालय में बच्चों का नामांकन होता है। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि कोई बालक अगर आपस में
मारपीट करता है तो फिर हम उसे क्या करेंगे, उसे दंडित करेंगे, या कारण की पृष्ठभूमि को समझ कर ऐसा प्रयास करेंगे कि आगे ऐसा ना करे, या फिर हम उसकी शिकायत हेडमास्टर साहब से कर देंगे, या फिर मारने पीटने से मना करेंगे। तो इसका सही उपाय है कि हम पहले जानेंगे कि आखिर किस कारण से ये बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, फिर उस कारण को समझा करके प्रयास ये रहेगा कि आपस में वो बच्चे हिल मिल करके विद्यालय में रहे और फिर आइंदा इस प्रकार का कोई कार्य उनसे ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपके राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो इस 18वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि सहयोगियों से, यानी जो अपने ये कलीग्स हैं, तो वहाँ पर आपस में संबंध रखने के लिए जो सबसे जरूरी है वह ये है कि उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती है, यानी सच बोलने से दिक्कत होती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आदमी सच बोलना बंद कर दे। तो सही बात कहने से अगर परेशानियां आती है फिर भी हमको सही बात कहनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राथमिक कक्षाओं में संप्रेषण होना चाहिए, यानी प्राथमिक कक्षाओं में जो विचारों का आदान प्रदान है वह कैसे होना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में चूंकि बच्चे जो है जिस परिवेश में भी पले बढ़े होते हैं वहां से सीधा विद्यालय आते हैं, यानी बच्चों का वो पहला स्कूल का एक्सपीरियंस होता है, और वहां पर अगर हम बच्चों के साथ अंग्रेजी भाषा में या किसी ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे जिसे बच्चे अननोन हैं, तो फिर बच्चे वहां पर सीख नहीं पाएंगे। वहां पर बच्चे अपने जो उनके पास पूर्व से ज्ञान है उसका आत्मसातीकरण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में संप्रेषण के लिए जरूरी है कि बच्चों की मातृभाषा में उनसे ये बात विचार किया जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को क्या बनाते हैं। तो जो जटिल वाक्य हैं और नकारात्मक भाषा विचार हैं वो जो संप्रेषण है बातचीत की ये है उसको अप्रभावी कर देता है, यानी वो प्रभावशाली नहीं रह पाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका जो है वो किसकी होती है। तो छात्रों के विकास में वैसे तो चूंकि बच्चे ये रचनात्मक कार्य करते हैं, क्रियाशील बच्चे पैदा होते हैं, फिर वहाँ पर जो है उसका अगर बात किया जाए तो उसमें जो है एक आनुवांशिकता का और उसके वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है उसके विकास में। लेकिन अगर हम विद्यालय में बात करें तो जो समर्पित शिक्षक होंगे बच्चों के प्रति उनका जो है सबसे अधिक योगदान होता है छात्रों के विकास में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस सेट में देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है। तो ये 23वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि सूचनाओं एवं ज्ञान की जो प्राप्ति है यह सीखने की योग्यता को बताता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो ऑडियो विजुअल कहेंगे हम लोग, जिसमें देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। अगर टेप रिकॉर्डर रेडियो की बात करें तो ये जो है केवल ऑडियो है। प्रोजेक्टर जो है केवल विजुअल है, वहां पर आवाजें नहीं आती है। लेकिन अगर दूरदर्शन की बात करें तो ये ऑडियो विजुअल सामग्री है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पेडागोजी कहलाता है, पेडागोजी जो है यह क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षण, अधिगम, विज्ञान एवं कला दोनों जो है पेडागोजी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो जब विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो फिर हम उसकी सराहना करते हैं, उसे जो है हम मोटिवेट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 26वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है। जी, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जो जानकारी है यह सामाजिक संज्ञान से होती है, यानी जब सामाजिक संज्ञान लिया जाता है तो फिर उसमें क्या घटित होने वाला है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए। प्रभावी तथा जो सफल नेतृत्व का आधार है वह समूह की सेवा करना है, व्यक्तिगत रुचि है,
प्रशंसा है, समूचे समूह का कल्याण है। तो जो सफल नेतृत्व है वह ये होता है कि पूरे जो समूह है उसका कल्याण की बात होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है उसका जो मार्किंग करना है हमें, तो उसकी सबसे अच्छी विधि क्या है। तो सबसे अच्छी विधि है कि बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, यानी CCE कॉम्प्रिहेंसिव जो है एंड कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए उसका। ऐसा नहीं हो कि बच्चों का जो है हम केवल सत्रांत में, यानी जो पूरा सेशन है उसके लास्ट में एग्जाम्स ले लेंगे और वो भी वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करके हम उसे नहीं ले सकते हैं, बल्कि हमें क्या है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चा दोस्तों के संग कैसा बिहेव करता है, बच्चे के अंदर जो है नेतृत्व की क्षमता है या नहीं है। तो इन सभी चीजों का हमें जो है व्यापक तौर पर मूल्यांकन करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है। तो इससे 30वां नंबर प्रश्न का होगा कि सामाजिक जीवन का केंद्र होना। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, अच्छे विद्यार्थियों के लिए जो गुण का होना सबसे ये है वह है कौन सा गुण। 31 का ऑप्शन नंबर बी कि वह लेबरियस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे ऊब जाएं, तो ऐसे कंडीशन में जो है फिर वो अच्छा गुण नहीं माना जाएगा। बच्चे चूंकि जो ये लड़कपन होता है वहां से बच्चे मित्रता करते हैं, उसके बाद फिर बच्चे जब किशोरावस्था की ओर आते हैं तो वहां पर बच्चों के अंदर थोड़ा सा मैं कुछ हूँ, मैं क्या हूँ इत्यादि की भावनाएं जागृत होती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे का नम्रता उसका गुण होना चाहिए के जो है सबसे अधिक है कि वो कंटिन्यूअसली लेबर करने का गुण उसके अंदर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शिक्षक के लिए सबसे अनुकूल क्या है। तो शिक्षा के लिए जो सबसे अनुकूल है वह 32वां का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गतिशीलता जो है सबसे अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है जो बेसिक इसका यह है वो कौन सा है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है भारत में शिक्षा का कि राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर ए 33वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों की भी शेयर कीजिए, तथा आप अगर हमसे पहले क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं तो ये भी कमेंट करके बताइए और अंत में जरूर बताइए कि आप कितने प्रश्न का सही उत्तर कर पाए हैं, ताकि इससे अपनी जो स्वयं का मूल्यांकन है यह हो पाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अनौपचारिक अध्यापक है वो कौन है। तो बच्चों की जो सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक की अगर बात किया जाए तो माँ के गोद को जो है बच्चा का प्रथम विद्यालय माना जाता है, पहला स्कूल माना जाता है, अर्थात उसकी माँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 34वां का सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो फिर आप इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो यदि हम शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं या शिक्षा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इसकी जो शुरुआत करनी है वो हमें कहाँ से करनी है। इसकी शुरुआत जो है हमें प्राथमिक स्तर से, बेसिक के जो है प्राइमरी लेवल से शुरू करनी है, ताकि फिर इस लेवल से जब हम लोग शुरू करेंगे तो एक लेवल के बाद जो है हम इसका बेहतर रिजल्ट देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय यानी प्री प्राइमरी जो स्कूल है यह शिक्षा का आधार होना चाहिए। तो प्री प्राइमरी जो स्कूल है अगर बात किया जाए कि जहां बच्चे जो है किंडरगार्टन की जो ये कॉन्सेप्ट है 6 वर्ष से पूर्व के बच्चे आते हैं, तो वैसे विद्यालय में हम अगर बच्चों के शिक्षा देने के लिए बैठाते हैं तो फिर बच्चों को पढ़ाने में का सबसे जो बेहतर तरीका होगा कि बच्चों को खेल विधि से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे खेलने के लिए विद्यालय में रुकेंगे और रुकेंगे तो उसे खेल खेल में हम लोग कुछ सिखा पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 36वां नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वह गुण जो शिक्षण में परम आवश्यक है। तो शिक्षण के लिए यानी टीचिंग के लिए जो गुण सबसे आवश्यक है, जरूरी है, वह यह है कि अनुकूलन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सतर्कता होनी चाहिए।
यानी इसका हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनुकूलन हो, पेशेंस हो और पूरा एकदम बिल्कुल सतर्क हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रिया की जाती है। तो विद्यालय में जो मानवीय अंतर प्रक्रियाएं की जाती है, इसका जो सही उत्तर होगा 38 का वह है सामाजिक तंत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 की विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य क्या है। तो विद्यालय एक ऐसा संस्था है जिसका कार्य है समाजीकरण करना, यानी बेहतर समाज का निर्माण करना। क्योंकि विद्यालय जो है वो एक किसी विशेष का नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए कार्य करता है। तो बेहतर समाज के निर्माण में विद्यालय का योगदान होता है। तो विद्यालय संस्था है जो समाजीकरण कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 की प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध किससे है। तो प्रकृति एवं जो पर्यावरण का संबंध है वह 40वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण से, यानी हेरिडिटी यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, यानी कि यह निरंतरता का सिद्धांत है या फिर अंतर संबंध का सिद्धांत है या अंतःक्रिया का सिद्धांत है या फिर यह एकीकरण का सिद्धांत है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत है, यानी पहला नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी जो वृद्धि एवं विकास के जो अवस्थाएं बांटा गया है, जिसमें जो है 0 से 2 वर्ष का अवस्था को शैशवावस्था रखा गया, फिर उसके बाद जो है बाल्यावस्था जिसमें 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था, फिर जो है युवावस्था प्रौढ़ावस्था है। तो इसमें जो बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते हैं वह है किशोरावस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। याद रखिएगा एक एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आपसे छूटे नहीं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां क्या करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि जब हमें अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए, यानी हमें सेवा के दौरान अगर प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है तो फिर वहां हमारा कार्य होगा कि अनुभवी जो अध्यापक होंगे उनसे हम सीखेंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे ताकि नई नई जो शिक्षण की कला है कौशल है उसको सीख सके, जिससे हमें जो है अधिगम प्रतिफल बेहतर प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेरणा के स्रोत चालक, उद्दीपक, उद्दीपन और प्रेरक, यानी ये सभी जो है प्रेरणा के स्रोत में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रेरणा का प्रमुख स्थान कहाँ है। तो प्रेरणा का जो प्रमुख स्थान है उसमें लक्ष्य की प्राप्ति शामिल है, चरित्र का निर्माण शामिल है तथा सीखने के में भी शामिल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रेरणा के जो प्रमुख स्थान है उसमें से इस ऑप्शंस के सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपने विचार में विद्यालय में छात्रों को शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे, यानी बच्चों के लिए जो शैक्षणिक भ्रमण का अवसर है ये क्यों प्रदान किया जाना चाहिए। तो छात्रों को कुछ दिन विद्यालय नहीं आना पड़ता है, छात्र और अभिभावक प्रसन्न होते हैं, अध्यापक कुछ दिन तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, या फिर इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर है कि छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यानी जब हम छात्रों को भ्रमण के बारे में ले जाते हैं फिर वहाँ बच्चे जो है डायरेक्ट जो जिस चीज़ के बारे में हम उन्हें पढ़ाते हैं किताबों में, उन्हें देख करके वो बेहतर ढंग से सीख पाते हैं, तो उससे प्रत्यक्ष संपर्क होता है जिससे उन्हें ज्ञान में जो है अवसर मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि यदि आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ हकलाने के कारण झेपता है तो आप क्या करेंगे। तो इससे अगर कोई बच्चा हकलाता है और या हकलाने के कारण अगर वह परेशान रहता है
तो फिर हमारा कार्य यह होगा, हमारा दायित्व यह होगा कि हम उसे स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा कि हम ना उसे हकलाने पर टोकेंगे या हम उसे, ऐसा नहीं होगा कि हम उसे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम उसे जो है स्पष्ट बोलने के लिए हम प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विकलांग को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना है, क्योंकि विकलांग जो बच्चे या दिव्यांग जो बच्चे हैं उन्हें हमें सामान्य शिक्षा व्यवस्था में ही ये शिक्षित करना है, क्योंकि उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। इसके लिए हमें उन्हें जो सामान्य शिक्षा की व्यवस्था है उसी में हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आधुनिक समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और मशीन जीवन ने प्रदूषण की समस्या को विकराल रूप दे दिया है। इससे निपटने के लिए विद्यालय में क्या करेंगे? तो इससे निपटने के लिए छात्रों को प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोगी की चेतना जागृत कराई जाए, या संगठित करके बागवानी लगाई जाए, या प्रदूषण निवारण पर भाषण प्रतियोगिता कराया जाए, या फिर विद्वानों की गोष्ठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि जो औद्योगिकीकरण के कारण मशीनों की समस्या से प्रदूषण की समस्या जो उत्पन्न हुई है, तो बच्चों को प्रदूषण से रोकने के सक्रिय सहयोग की चेतना जागृत करनी होगी, क्योंकि बच्चे जब उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो फिर वहाँ पर हम उन्हें अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बच्चे स्वयं इस पर ध्यान देंगे कि प्रदूषण के जो कारण है उसे रोका जाए तथा उससे जो कम करने का उपाय है वो सोचा जाए। बच्चे करने के खुद जागृत रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त कथन किसका है? एक बार फिर से यह कथन सुनिए कि बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिव्यक्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह डॉक्टर एस चौहान महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? फिर से सुनिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है यह स्टीफन महोदय का कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, तथा आप अगर उत्तर हमसे पहले कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके उत्तर भी बताते चलेंगे, और अंत में आप जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप कर पाए हैं, ताकि इससे जो है स्वयं का मूल्यांकन भी संभव हो पाएगा कि अपनी तैयारी कितनी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि परामर्श का उद्देश्य है कि छात्र की अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में समाधान में सहायता देना। यह कथन किसका है? परामर्श का उद्देश्य है कि छात्र की अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में समाधान में सहायता देना। तो यह कथन जो है 12वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है कि जेसी अग्रवाल जी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क के से कर दिया जाता है। यह कथन किसका है? कि बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है, जैसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है, टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके और उसका संबंध मस्तिष्क से कर देता है, यह सुप्त अधिगम का है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कक्षा शिक्षण में बालक को प्रेरित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि बालक की अधिक का अधिक कमियां को हमें ढूंढना है, या बालक से कठिन अभ्यास कराना है, या बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना है, या सभी बालक को समान रूप से शिक्षा देना है। तो सभी बालक को समान रूप से तो शिक्षा देना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना है कि बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसको माना जाता है? जी 15वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिगम की सफलता का सबसे जो मुख्य आधार है वो कौन है? तो इसका सबसे सही दंड एवं आरोप गलत होगा।
पुरस्कार व प्रशंसा या फिर लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, तो अधिगम की सफलता का जो सबसे मुख्य आधार है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा जो है यह उससे ये बनेगा, यानी अधिगम की सफलता का मुख्य आधार बनेगा। अधिकारी बनने की इच्छा, तो वह अधिकारी बनना एक उसका लक्ष्य होगा। उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जितनी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगा, जितना वो फिर आसानी से हमें अधिगम का प्रतिफल प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों पर महत्व दिया जाता है वो कौन सा है। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो सीखने की विधि है वह है कार्य विधि, यानी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से कर के सीखने के तरीका से जो है वहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं में सीखना आसान रहता है, क्योंकि बच्चे के पास जो पूर्व से ज्ञान होते हैं और वहाँ पर बच्चे जब करके सीखते हैं तो फिर उनका वो आत्मसातीकरण करते हैं। तो कार्य विधि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम क्या कहलाता है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर उसको स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो फिर उस प्रकार से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाएगा, यानी डायरेक्ट जो है मेथड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो कौन सा है। तो पावलोव महोदय के द्वारा जो है अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है, इस 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि अनुकूलित अनुक्रिया, यानी अनुक्रिया के द्वारा जो है जो देखते हैं देख करके सीखने की क्रिया के द्वारा जो है वो ये करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जी, कोहलर के अधिगम सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत है, या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो कोहलर का जो ये सिद्धांत है वह उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत है, जिसके तहत क्या है कि बाहरी उद्दीपन के जरिए जो है अनुक्रिया कराया जाता है। कि जैसे एक जानवर को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है और फिर जब उसे जो है घंटी बजा करके खाना प्रस्तुत किया जाता है, तो जब भी घंटी बजती है और घंटी बजने के फौरन बाद जो है उसे खाना दिया जाता है, तो ये बाहरी उद्दीपन है और उसके बाद उसे भोजन मिलता है। लेकिन उसके पश्चात एक दिन क्या होता है कि भोजन मिलने से पहले उस जानवर से के ज़बान से लार टपकने लगता है। एक दिन जो है वो खाना जानवर को नहीं दिया जाता है, बल्कि सिर्फ घंटी बजा के छोड़ दिया जाता है, लेकिन उससे वजह से उसके ज़बान से लार टपकने लगता है। यही उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत जो है या कोहलर के अधिगम का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो जब किसी व्यक्ति का जो अवलोकन है वो निश्चित परिस्थिति में किया जाता है तो वो कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। यानी एक अगर हम उसे बिना बताए अगर उसका अवलोकन कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर, लेकिन अगर एक निश्चित कंडीशन के साथ उसका अवलोकन कर रहे हैं तो वह अवलोकन जो है वह नियंत्रित अवलोकन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। जी, इसका सबसे सही उत्तर है 21वां नंबर प्रश्न के लिए कि व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन जो है वो फ्रायड महोदय ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। यानी जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय है उनके अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया है कि गलती करके फिर जो है कोशिश करता है, कोशिश करके गलती करता है, गलती करके फिर सीखता है। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्यक्ति के संबंध समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दिशाओं में सम्मिलित स्वरूप है। यह किसका कथन है कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दिशाओं का सम्मिलित स्वरूप है। इस 23वां का ऑप्शन नंबर सी यह लीटन महोदय का है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे
करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्यक्तित्व जो है आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है। व्यक्तित्व जो है वो आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। इस 25वां का जो करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा जो है व्यक्ति को इन्होंने किस आधार पर बांटा है, प्रभुता और अधीनस्थ पूर्ण आधार पर, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर, या फिर कठोर हृदय और कोमल हृदय के आधार पर। तो इस 25वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी के चिंतन व कल्पना के आधार पर इन्होंने बांटा है। अगले प्रश्न के ये व्यक्तित्व एवं 24वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि दार्शनिक दृष्टिकोण है। 25वां के लिए जो है ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक महोदय ने बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है वह कैसा होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेता है, या आत्मकेंद्रित है, या दूसरों के समक्ष कम बोलता है। तो इसका सही उत्तर है कि जो सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेता है बहिर्मुखी व्यक्ति के रूप में उसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिस विधि के द्वारा बालक को आत्म निर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह कौन सी विधि है। जी 27वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जिस विधि के द्वारा बालकों को आत्मनिर्देशन के माध्यम से हम बुरी आदत छुड़वाने का प्रयास करते हैं वह आत्मनिर्देशन विधि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई शिक्षक बनने की योग्यता यह किस कारण से होता है। यानी हर एक जो बच्चे हमारे पास मौजूद होते हैं उसमें सभी बच्चों की अलग अलग योग्यताएं होती है। कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो यह जो योग्यता है उस बच्चे की यह किस कारण होती है, यह इस योग्यता का क्या आधार है। तो यह जो योग्यता है बच्चों की, इसका जो करेक्ट आंसर है 28वां नंबर प्रश्न का कि यह उसके अभिरुचि के कारण होता है कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा रुचि ले रहा है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने की वो अधिक रुचि लेगा उस सब्जेक्ट में वो अच्छा करेगा और फिर वो बनने में वह बनना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये अभिरुचि के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म एवं अमूर्त प्रश्नों पर चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह कौन सी बुद्धि है। तो जिस बुद्धि के द्वारा जो है सूक्ष्म एवं अमूर्त प्रश्न यानी जिसका बारे में मूर्त ज्ञान नहीं हो, तो वैसे प्रश्नों का, जैसे अगर हम लोग विज्ञान पढ़ाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो आप फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार से आ जाएगा, तो वह जो है आ जाएगा अमूर्त के रूप में। तो इसमें जो है चिंतन और मनन द्वारा हल होता है। तो यह है अमूर्त बुद्धि ऑप्शन नंबर बी 29 का सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमूर्त बुद्धि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है कि सामान्य बुद्धि का बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। यानी जिस बालक की जो बुद्धि लब्धि है, IQ है, इंटेलिजेंस क्वालिटी, अगर वो सामान्य स्तर की है तो वह बच्चा जो है बोलने का जो तौर तरीका है वो 11 महीने में बोलना सीख जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि सामान्य बुद्धि का जो बच्चा है वो कितने दिन में बोलना सीखेगा, 11 महीने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो संवेगात्मक विकास की जो अवस्था है जिसमें शैशवा अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, बाल्यावस्था जो है वो 2 से 12 वर्ष की अवस्था है, किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष, युवा अवस्था उसके बाद की अवस्था है। तो इसमें जो सबसे अधिक तीव्र परिवर्तन होते हैं बच्चों के उम्र में वह किशोरावस्था के उम्र में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। यानी जो प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति है, अनुकरण की प्रवृत्ति है, फिर अंतर्मुखी व्यक्तित्व है और संचय की प्रवृत्ति है, इसमें से कौन सी प्रवृत्ति जो है वो बाल्यावस्था की प्रमुख प्रवृत्ति में से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है यह बाल्यावस्था की प्रवृत्ति नहीं है। प्रबल जिज्ञासा है, अनुकरण है, वो जैसे देखते हैं बड़े को वैसे करके सीखते हैं, फिर संचय की प्रवृत्ति है, लेकिन जो नहीं है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह किस प्रकार का बालक है। यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 150 है यानी उसकी इंटेलिजेंस क्वालिटी IQ 150 है तो वह बालक जो है वो प्रतिभाशाली बालक होगा, यानी वो अच्छे बुद्धि लब्धि का बालक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 33वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ की विशेष से किस मनोवैज्ञानिक को जाता है कि इन्होंने जो है इसके बारे में ये जानकारी दी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ये सिगमंड फ्रायड है या फिर मैकडूगल है, स्टर्न है या कोहलर है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी स्टर्न महोदय जाने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन क्या होता है। यह छात्रों के व्यक्तित्व का होता है या फिर छात्र के कौशल का या छात्र के रुचियों का या फिर प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का। तो जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वह जो है किसी उद्देश्य को लेकर के जो हम उस पर इवैल्यूएशन शुरू करते हैं तो वही प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का जो हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं वही चीज़ इवैल्यूएशन के नाम से या फिर मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, यानी हम अपने दिमाग से अपने ही कार्यों का अगर हम निरीक्षण कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा। तो यदि हम अपने दिमाग से अपने कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं तो वो आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाएगा, स्वयं का मूल्यांकन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस 37वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि मनोभौतिक विधि में जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सृजनशील छात्राओं की विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अत्यधिक प्रभावशाली है। तो इस 38वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर होगा कि सृजनशील छात्र छात्राओं की विशिष्ट शिक्षण हेतु जो है स्वदेश से बढ़त के अवसर का परामर्श देना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मकता कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होते, यानी इनमें से कौन सहायक नहीं होता है। तो व्यक्ति अधिगम प्रक्रिया, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया ये सहायक होता है। अभ्यास जो है बार बार प्रैक्टिस ये भी सहायक है। हस्तलेखन सहायक है। अवांछित विश्राम सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 की बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है कि यह अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही उत्तर है। दोस्तों अभी 40 प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर किए हैं, जो एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को देखे हैं। इसलिए हम आपसे अभी फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।